इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक है दिव्यांगता अध्ययन एवं पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021। तो जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबरों में क्यों है। उसके बाद जो ये विधेयक है दिव्यांगता अध्ययन एवं पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय 2021 का, इसका प्रारूप जानेंगे। इसके बाद जानेंगे भारत में दिव्यांगजनों की परिस्थिति के बारे में। उसके बाद दिव्यांगजन कल्याण की दिशा में किए गए सरकारी प्रयास, उससे जुड़ी चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। क्योंकि आज का टॉपिक सामाजिक न्याय और कुछ सुभेद्य वर्गों के लोगों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों से रिलेटेड है, तो यह जीएस पेपर 2 में कवर होगा। हाल ही में सरकार एक विश्वविद्यालय बनाने जा रही है, जिसके लिए केंद्र ने एक बिल का फॉर्मेट भी तैयार किया है। जो ये विश्वविद्यालय है वहां पर दिव्यांगता और दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर अध्ययन किए जाएंगे। पुनर्वास यानी कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके जो ठीक होने की प्रक्रिया होती है उसे हम पुनर्वास कहते हैं। तो उस पर जो है अध्ययन किए जाएंगे। यह पहली तरह की यूनिवर्सिटी होगी और यह जो बिल का फॉर्मेट जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, यह जो है पब्लिक के बीच में भी पब्लिश कर दिया गया है, ताकि लोगों के व्यूज जाने जा सके या उनकी आपत्तियां भी जानी जा सके। इसके लिए जो है इस बिल का नाम है दिव्यांगता अध्ययन एवं पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021। यह भारत में पहली तरह का ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां पर दिव्यांगता और पुनर्वास पर शोध किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि हमारे देश में इस क्षेत्र में रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की कमी है। सरकार का मानना है कि जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें केवल 1.65 लाख जो हैं प्रोफेशनल जो हैं वो पंजीकृत हैं, और सरकार का मानना है कि हमें कम से कम 10% और इससे ज्यादा प्रोफेशनल्स की जरूरत है। अब जान लेते हैं कि इस विधेयक के क्या प्रारूप हैं। इसमें जो है असम, इसका मुख्यालय, इस विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो असम के कामरूप में होगा। इसके अलावा केंद्र द्वारा अनुमति मिलने के बाद इसमें और भी केंद्र जो है इसके स्थापित किए जाएंगे। इसमें जो है दोनों विषयों में स्नातक और उससे ऊपर की कोर्सेज इसमें शामिल हैं, जो कि जिसमें कि शोध किए जाएंगे पुनर्वास पे और दिव्यांगजनों पे। उसके बाद इसके 8 डिपार्टमेंट होंगे। सबसे पहला है डिसेबिलिटी स्टडीज, फिर है रिहैबिलिटेशन साइंसेस, उसके बाद ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन, फिर है नर्सिंग, ऑर्थोटिक्स, प्रोस्थेटिक्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये इसके डिपार्टमेंट्स हैं, जो ये इस यूनिवर्सिटी के जो 8 डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे वो हैं ये। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि दिव्यांगता अध्ययन और उस पे जो पुनर्वास है उस पे जो है उसमें जो है प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स और एजुकेटर्स को प्रशिक्षित करना इस दिशा में। उसके साथ ही दोनों ही विषयों के संबंध में अत्याधुनिक शोध को भी विकसित करना और कार्यक्रमों का संचालन भी करना। यह ऐसे महाविद्यालयों को संबद्ध करेगा जो कि विश्वविद्यालय के मानकों का पालन करें। तो ये इसके उद्देश्य हैं। आप जान लेते हैं कि हमारे देश में दिव्यांगजनों की क्या परिस्थिति है। इससे पहले स्टीव हॉकिंस का एक कोट है, वो देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि पीपल विद डिसेबिलिटीज आर मोर वल्नरेबल बिकॉज ऑफ द मैनी बैरियर्स वी फेस। एटीट्यूडनल, कि जैसा उन लोगों के साथ रवैया होता है, एटीट्यूड जैसा लोगों का रहता है उनके प्रति। उसके अलावा फिजिकल, कि वो शारीरिक रूप से भी जो है अक्षम होते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल, यानी कि वित्तीय रूप से। अब डिसेबिलिटी कितनी तरह की होगी? डिसेबिलिटी है 2 तरह की, एक है लीगल डिसेबिलिटी और एक है फिजिकल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी यानी कि जब वो जो है कानूनी रूप से अक्षम होना, मतलब कानूनों का सही ढंग से उपयोग ना कर पाना। इसके अलावा जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसमें जो व्यक्ति सुन नहीं पाते या फिर जो बोल नहीं पाते, इसके अलावा जो
चलने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा जो मानसिक रूप से जो है रोगी हैं, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें जो इंक्लूड होते हैं, जैसे ऑटिज़म है। ऑटिज़म उन व्यक्तियों को होता है जो चीज़ों को बार बार दोहराते हैं या फिर वो किसी चीज़ से इमोशनली अटैच नहीं हो पाते। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम कोई मूवी देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं तो कोई ऐसा सीन आता है जिसमें हमें रोना आ जाता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनको ऑटिज़म होता है वो इन चीज़ों से रिलेट नहीं हो पाते, दोस्त नहीं बना पाते। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपने देखी ही होगी, एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें उस बच्चे को पढ़ने और लिखने में दिक्कत आती थी। तो ऐसे लोगों में सामान्यतः जो है पढ़ने में उनको दिक्कत आती है या लिखने में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल बच्चों में ही होता है, ये बड़ों में भी होता है। तो ऐसी कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में। और अब थोड़े से हम आंकड़े देख लेते हैं। अगर हम जनगणना 2011 को देखें तो दिव्यांगजनों की संख्या लगभग 2.68 करोड़ है, जो कि हमारी कुल जनसंख्या का 2.2% है। इसके बाद शहरी के मुकाबले ग्रामीण भारत में ज़्यादा संख्या है इनकी। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की संख्या अधिक है। इसमें दिव्यांगता से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे, जैसे 2016 में कानून में दिव्यांगता की श्रेणी में जो है संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई। पहले 7 पूछे गए थे और उसके बाद उनकी संख्या जो है बढ़ाकर 21 कर दी गई। 2019 में एक रिपोर्ट में डिसेबिलिटी से जुड़े सवालों में टेम्पररी लॉस ऑफ एबिलिटी के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल यानी कि जो ब्रेन से संबंधित होते हैं, उसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर्स, उनको भी जोड़ा गया। अब जान लेते हैं कि इस दिशा में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। सबसे पहले एशिया पैसिफिक क्षेत्र में दिव्यांगजनों की पूर्ण सहभागिता और समानता पर घोषणा पत्र जारी किया गया। उसके बाद बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क 2002 आया, जिस पे भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद दिव्यांगजनों के अधिकारों संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2008 में भारत ने अभिसमय को रेटिफाई किया है। भारत जो है सतत विकास लक्ष्य के लिए भी प्रतिबद्ध है। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये जो पॉलिसी है इसके तहत जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं या दिव्यांगजन हैं जो, उनको मानव संसाधन का एक हिस्सा माना गया है और ऐसा वातावरण बनाने की बात की गई थी ताकि जो दिव्यांगजन हैं वो अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकें। इसके बाद दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016, इसके कुछ पहलू हैं वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें क्या जोड़ा गया, एसिड अटैक के जो पीड़ित थे उनको भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया। ये आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो एसिड अटैक के जो विक्टिम्स होते हैं जिनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, उनको भी डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, यानी कि जो लैंग्वेज के डिसेबिलिटी या जिनको बोलने में परेशानी है। और उसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया आ जाएगा, उसको भी इस कैटेगरी में रखा गया। इसके अलावा कुछ जो ब्लड डिसऑर्डर्स की बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, इनमें जो है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें यह भी एक जेनेटिक बीमारी है। ये एक तरह का अनीमिया होता है, पर इसकी कैटेगरी थोड़ी अलग होती है, जैसे कि ये मेजर और माइनर होता है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको डायलिसिस की तरह जैसे पूरा उसका खून चेंज किया जाता है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसके अलावा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कट पड़ गया तो उसका खून तब तक निकलता रहेगा जब तक उसकी बॉडी में से पूरा खून नहीं निकल जाएगा। ये हीमोफीलिया बीमारी होती है। ये भी एक जेनेटिक बीमारी है जो कि ब्लड का डिसऑर्डर है। इसके अलावा सिकल सेल डिजीज, इसे हम सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे खून के, वो कट जाते हैं और जब वो हमारी नसों में जो घूमता है हमारा ब्लड जैसे, तो जब वो नसों में घूमता है, जब वो जॉइंट्स के पास पहुंचता है तो वो वहाँ पर रुक जाता है, या फिर वो वहाँ पर जो है रुक जाता है। तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति को जॉइंट्स में दर्द रहता है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सिकल सेल डिजीज़ होता है, इनको
ब्लड डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो कानून था, इसके तहत 6 से 18 वर्ष तक के किसी भी दिव्यांगजन के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा उच्च शिक्षा और नियोजन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण, जो रिजर्वेशंस होती हैं वो रखी गई, जो सरकार के प्रयासों में ये भी सम्मिलित है। उसके अलावा उनके स्वास्थ्य और उनके पुनर्वास का भी उपबंध इसमें किया गया। दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य और उनके पुनर्वास का उपबंध। इसके बाद अगर हम जिला पुनर्वास योजना की बात करें तो यह 1995 में आई थी। इसमें जो ग्रामीण दिव्यांगजन हैं उनकी पुनर्वास की सुविधा थी इसमें। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1986 में एक सोसाइटी के तौर पर गठित की गई थी। उसके बाद 1992 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। इसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम, यह भी लाई गई थी 1974 में। उसके बाद दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। तो ये थे कुछ सरकारी प्रयास। अब जान लेते हैं कि ऐसे में इनसे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहले है डिसेबिलिटी की परिभाषा। इसको सही से परिभाषित करने की ज़रूरत है ताकि जो भी डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनको सही से जो है सारे अधिकार मिल पाएँ। इसके बाद जो पुनर्वास के केंद्र हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है, उनमें जो है जल्दी से मरम्मत नहीं होती या उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति है उनकी। इसके अलावा सुगम्य भारत अभियान जो है उसका सुगम्य भारत अभियान का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से ना होना, यह भी एक चुनौती है। इसके अलावा सरकार, एजेंसीज और एनजीओज के बीच में, क्योंकि यही 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, एनजीओज हैं या सरकार हैं या जो एजेंसीज हैं, इनके बीच में तालमेल की कमी है। तो ये थी कुछ चुनौतियां। अब ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या हो। सबसे पहले जो पुनर्वास के केंद्र हैं उनकी देखभाल ज़रूरी है, उनकी समय पर मरम्मत होनी ज़रूरी है और उनका पुनरुद्धार होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जितनी भी तरह के डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका भी इसमें बहुत अहम है और सामाजिक एकीकरण, ताकि जो है सामाजिक स्तर पर जो है एकता जो है इसमें दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद जान लेते हैं आपका आज का प्रश्न। दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए। बताइए कि इस कानून में क्या कमियां हैं, साथ ही उक्त कानून के क्रियान्वयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी भी कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।